बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी मुस्लिम खातून के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा ऐसे जहाज़ों को हाईजैक किया कि पूरी दुनिया में थरथल्ली मच गई, खलबली मच गई। और सिर्फ एक मर्तबा उन्होंने जहाज़ को हाईजैक करके कौन से मुतालिबात मनवाए, कौन से शहर कौन से मुल्क की रहने वाली थी और क्या वजह थी कि उन्होंने जहाज़ों को हाईजैक कर लिया। क्या उनका शौक था या कि वो उनका कोई मिशन था? क्या ऐसी चीज थी जिसको टारगेट रख के उन्होंने जहाज़ों को हाईजैक किया? उनके साथ कौन कौन से साथी भी मौजूद थे? उनका पहनावा क्या था? और उसके बाद उनके पहनावे को इतनी मकबूलियत मिली कि यूरोप की लड़कियां उनके लिबास को देखकर उनसे इंप्रेस होकर वही लिबास ज़ेबे तन करने लगी। आज आपको बताने जा रहा हूं मैं लैला खालिद के मुतालिक। लैला ने 1955 में फलस्तीन की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को हाईजैक कर लिया। जहाज था बोइंग 707 यानी कि 707 जहाज था। इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब जा रहा था। लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को हाईजैक किया। यह जहाज इन्होंने हाईजैक किया और उसके बाद पायलट को हुक्म दिया इस निकाब पोश खातून ने कि इस जहाज को हैफा शहर के ऊपर से गुजारो। हैफा इनका अपना शहर था, इनका आबाई शहर था, जहां से इनके गुजरते हुए जज्बात क्या थे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जब उस पायलट से भी इंटरव्यू लिया गया मीडिया की जानिब से, तो उसने भी बहुत से इंकशाफ किए कि ये जब जहाज गन पॉइंट पर इस निकाब पोश खातून ने हुक्म दिया कि हैफा शहर के ऊपर से इसको गुजारा जाए, तो उस वक्त लैला खालिद के रोंगटे खड़े थे और ये बहुत ही जज्बाती हो रही थी। लैला खालिद का कहना था कि जब मैं हैफा शहर के ऊपर से गुजर रही थी तो मुझे अपनी फुफियों, अपनी खाला, अपने घर वालों की इंतहाई याद आ रही थी कि किसी तरह इनको आजाद करवा दिया जाए। मगर सेहूनी कुव्वतों के जुल्म जबर उस वक्त भी अपने अरूज पर थे, यानी कि इसराइल के जुल्म उस वक्त भी फलस्तीनियों पर अरूज पर थे। लैला खालिद फलस्तीन की रहने वाली थी और आज़ादी की तहरीक में ये शाना बिशाना मर्दों के काम करती थी, कमांडोज के काम करती थी। इन्होंने ट्रेनिंग भी ले रखी थी। अगर पहनावे की बात की जाए तो इनका पहनावा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये स्कार्फ लेती थी और एक शर्ट पहनती थी जिससे ये बिल्कुल कमांडो लुक में आती थी और बहुत ही खूबसूरत लगती थी। ग्लासेस पहनती थी जिसको यूरोप की लड़कियों ने अडॉप्ट किया और उसके बाद उन्होंने इसको टॉप ट्रेंड में भी ले गई इनके ड्रेस को। इनके ड्रेस को इतना कॉपी किया जाने लगा। खैर, ये जब हैफा शहर के ऊपर से गुजर रही थी तो उस वक्त लैला खालिद की आंखों में आंसू भी थे, ये जज्बाती भी हो गई थी और इनके रोंगटे भी खड़े हो चुके थे। लैला खालिद ने जिस पहले जहाज 29 अगस्त 1969 वाले को हाईजैक किया था बोइंग 707 में, उसमें ये इनको खबर मिली थी कि इसमें इसराइल के वजीर आजम उस वक्त के मौजूद हैं। उनसे मुज़ाकरात करने हैं कि फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। इन्होंने पायलट को हुक्म दिया कि हमारी बात करवाई जाए। जब इन्होंने पायलट ने इनके कंट्रोल टावर से बात करवाई तो इन्होंने कहा कि हमें फौरी तौर पर हुद वाले एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। मगर जब वहां पर ये गुजरी तो इन्होंने देखा कि इसराइल की बहुत बड़ी फौज जो बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और दीगर असलहे के साथ वहां पर मौजूद है, जो कि इनको उतरते साथ ही इनका मुकाबला करेगी, इन्हें मार देगी या कि इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इसको दमिश्क की जानिब जहाज को मोड़ दिया जाए और आखिरकार उस जहाज को दमिश्क की जानिब मोड़ दिया गया। ये जहाज दमिश्क में उतरा जब, और इन्होंने फिर वहां पर जितने भी सवार मौजूद थे उनको यरगमाल बना लिया। अब अगर जहाज की बात करें तो जहाज में 2 पोर्शन होते हैं मोस्टली, जहां पर एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमी क्लास, यानी कि ए क्लास लोग और दूसरी जानिब बी क्लास लोग या इकोनॉमी क्लास के होते हैं। इन्होंने इकोनॉमी क्लास को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास में आ जाइए। तमाम लोग जब वहां पर आ गए तो इनके साथी ने भी वहां पर आकर उनको ऊपर आकर यरगमाल बना लिया। जब ये यरगमाल बन गए तो ये दमिश्क में उतरे। वहां पर फिर मुज़ाकरात हुए। जब मुज़ाकरात हुए तो इनकी तरफ से मुज़ाकरात में यह कहा गया कि इसराइल की जेलों में तमाम कैदियों को जो फलस्तीनी हैं उनको रिहा किया जाए, उन कमांडोज को रिहा किया जाए जिनको आपने कैद कर रखा है। उसके बदले में इन्होंने इसराइल की जेलों में कैद फलस्तीनियों को आजाद करवाया। दूसरे जहाज की आपको बात बताता हूं कि दूसरा जहाज इस खातून ने कैसे हाईजैक किया। दूसरा जहाज इन्होंने जब हाईजैक किया तो उन्होंने उससे कबल अपनी 6 सर्जरी करवाई फेस की,
अपनी लुक को प्रॉपर तौर पर चेंज कर लिया। 6 सर्जरीज के बाद लैला की लुक थी, लैला का फेस वो मुकम्मल तौर पर अब बदल चुका था। अब कोई भी पहले वाली लैला और इस लैला को जो कि सर्जरी के साथ मौजूद थी, कोई नहीं पहचान सकता था कि ये लैला खालिद ही है। अब हुआ यूं कि 1 साल कमोबेश के बाद यानी कि 6 सितंबर 1970 को इन्होंने दूसरा जहाज हाईजैक किया। वो बरतानिया में बाहिफाजत उतार लिया गया, मगर हुआ कुछ यूं कि उसमें लैला के साथी को गोली मार दी गई और इसकी तरह लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर लैला के दूसरे साथी चैन से ना बैठे, उन्होंने फिर लैला की आजादी के लिए भी कुछ मुतालिबात रख दिए और उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान तरतीब दे लिया। इस दौरान अभी 1 महीना ही नहीं गुजरा था कि लैला के साथियों ने एक और जहाज हाईजैक कर लिया। अब उन जाबाजों ने मुज़ाकरात की जब टेबल पर बैठे तो उन्होंने पहला मुतालिबा ही ये किया कि लैला को रिहा किया जाए। तो इस तरह लैला को रिहा कर दिया गया, इस बहादुर मुस्लिम खातून को रिहा कर दिया गया जिसकी पूरी आलमे इस्लाम में डंके बजने लगे थे और तमाम के तमाम सेहूनी कुव्वतें इसके नाम से थर थर कांपने लगी थी। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि मर्द के नाम से जो कि इस तरह की दहशत रखता हो, रोब रखता हो, अपने बच्चों को माएं सुलाती हैं ये कहकर कि वो फलां शख्स आ जाएगा। यही चीजें सेहूनी कुव्वतों के सर पर और उनके जहनों में मुंडलाती रहती थी और खटकती रहती थी कि कहीं पर लैला खालिद ना आ जाए जो हमें हाईजैक कर ले या हमें इबरत का निशान बना दे। माय पीपल शैल लिव इन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपनी सवाहने उम्रें लिखी। 1973 में यह किताब शाया हुई और इसको बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई। लैला ने इसमें अपनी तमाम जिंदगी के किस्से लिखे कि किस तरह से वो जिंदगी गुजारती रही और क्या ख्याल आया था कि उन्होंने ये काम करने की ठान ली थी। नाज़रीन, थोड़ा सा आगे बढ़े तो 2005 में लैला खालिद पर ही एक फिल्म बनी। उस फिल्म का नाम था लैला खालिद हाईजैकर, जिसको फिल्मी दुनिया में बहुत मकबूलियत मिली और इसके बहुत चर्चे हुए। खास तौर पर इसके चर्चे जो होने लगे थे वो यूरोपीय कंट्रीज में बहुत चर्चे थे। इसराइल में लैला खालिद का नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगे थे। अगर इनके पहनावे की बात की जाए तो ये हाथ में रिंग नहीं बल्कि पहनती थी, बल्कि रिंग के ऊपर बनी हुई एक बुलेट टाइप रिंग पहनती थी जिसके स्टाइल को बहुत कॉपी किया गया था। लैला खालिद का पहनावा ऐसा था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इनके पहनावे को यूरोप की लड़कियों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था। लैला खालिद ने अपनी किताब में यह वाज़े तौर पर लिखा है कि जब हम 29 अगस्त 1969 के दिन हम हाईजैक करने जा रहे थे जहाज, तो मैं एयरपोर्ट पर मौजूद थी। मेरा एक दोस्त, एक साथी मौजूद था वहां पर सलीम के नाम से। हम वेटिंग लॉन्च में बैठे थे तो मेरे पास एक और अमेरिका का साथी आकर बैठ गया। वो भी जाना चाहता था उसी जहाज में जिस जहाज में हम जा रहे थे, जिसको हम हाईजैक करना चाह रहे थे। जब उसने अपने अबाओ अजदाद की कहानियां सुनानी शुरू की तो मैंने फौरी तौर पर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इस शख्स को रोक दूं कि इसमें तो कुछ होने वाला है, मगर मैंने बहुत काबू किया, अपने जज्बात को ठंडा किया और उस शख्स को नहीं रोका। फिर हुआ यूं कि सलीम को फौरी तौर पर मैंने इग्नोर कर दिया और इतनी खूबसूरत लुक में ये जब जहाज में और वहां पर वेटिंग लॉन्च में बैठी थी तो किसी को मालूम तक नहीं था कि ये लैला खालिद करने क्या जा रही है। सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंकती हुई हैंड ग्रेनेड और पिस्टल अपने साथ लेकर ये जहाज में चढ़ दौड़ी। लैला खालिद ने इस कहानी में ये लिखा कि जब मैं किताब लिख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। इस कहानी में वो लिखती हैं, जब मैं जहाज में बैठ गई तो मेरे कुछ ही दूर सलीम भी बैठा था जो कि मेरा साथी था इस मिशन में, इस टारगेट को हासिल करने के लिए। उनका कहना था कि सलीम के पास भी असलहा था और मेरे पास भी असलहा मौजूद था। हुआ कुछ यूं कि कुछ ही देर के बाद आती है एक एयर होस्टेस, हमें बियर पेश करती है। हम साफ इनकार कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते। मैं कुछ ही देर के बाद कॉल करती हूं, एयर होस्टेस आती है तो मैं उसको कॉल करके कहती हूं कि मुझे कंबल चाहिए, मुझे सर्दी लग रही है। वो एक कंबल लाकर मुझे देती है तो उसमें आसानी से मैं अपनी पिस्टल और हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा निकाल के कंबल के नीचे रख लेती हूं। फिर सडन ही हम खड़े होते हैं और पूरे जहाज के अमले को और इसके साथ साथ मुसाफिरों को यरगमाल बना लेते हैं। उसके बाद लैला खालिद ने जब इसको पहले जहाज को हाईजैक किया तो उनके चर्चे आलमे इस्लाम में दूर दूर तक होने लगे। पहले जहाज में कामयाबी हासिल करके अपने मुज़ाकरात तो कामयाबी से हासिल कर पाई, मगर दूसरी हाईजैकिंग में ये नाकाम हो गई थी, जिसमें इसके दूसरे जांबाज साथियों ने एक और जहाज को हाईजैक करके लैला को रिहा करवाया था। इसके साथ ही अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।